Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। तो आज हम जीके करेंगे डिस्कस फॉर February week 2 which is from the 5th of February on all the way till 11th. तो एज यूजुअल सेशन स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक्स देख करके। आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम? वेल एज यूजुअल काफी सारे हैं। ई कोड्स जो नया कोड्स को जो है आईसीटी रिलायंट बनाया गया है, उसके बारे में। हाइड्रो पावर जनरेशन, मुशर्रफ की डेथ, केरला मैनेजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, अर्थक्वेक हुआ है सीरिया और टर्की में, नेवल एलसीए लाइट एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑन आईएनएस विक्रांत, न्यू दिल्ली मेयर इलेक्शंस, एसएसएलवी D2 का जो लॉन्च मिशन है, नॉर्डिक ट्रेड विजिट टू इंडिया, हैदराबाद में ई ग्रांड प्री, काउ हग डे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। सो काफी सारे टॉपिक्स हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज ई कोड्स। तो बेसिकली न्यूज ये है कि फेज 3 स्टार्ट होने वाला है ई कोड्स सिस्टम का, व्हिच बेसिकली मींस कि ई कोड्स प्रोजेक्ट के अंडर जो है कोड्स को जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंप्लायंट बनाया जा रहा है। और बेसिकली ई कोड्स मतलब जुडिशियल सर्विसेज ऑफर करेंगे, ऑनलाइन ऑफर होंगे। फेज 1 और फेज 2 इसका इंप्लीमेंट हो गया है, राइट? तो इस पे देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ई कमिटी टू असिस्ट द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस ई कमिटी के हेड है, तो उनको असिस्ट करने के लिए ई कमिटी, नेशनल पॉलिसी ऑन कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी, ये जो है कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, यही कमिटी कब बनाई गई थी, इसके चेयरमैन कौन थे, और इस ई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट करी, फेज 1 कब स्टार्ट हुआ, कब कंक्लूड हुआ, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन है। तो एक रैंडम सा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कब एक्सिस्टेंस में आई, राइट? सो देखते हैं इसके आंसर्स। वेल ई कोर्ट्स जो है, ई कमिटी जो है पहले 2004 के 28 दिसंबर 2004 में स्टार्ट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इस कमिटी के जो हेड है, चेयरमैन है जो जस्टिस जीसी भरूका, इनको अपॉइंट किया था। इन्होंने रिकमेंडेशंस एक साल बाद दिए, व्हिच मींस एंड ऑफ 2005 में दिए, और व्हिच वाज 11th of May 2005 रादर। और इसके बाद जो है फेज 1 स्टार्ट हुआ 2015 में, ये कंक्लूड हुआ है 30 मार्च 2015। फेज 2 उसके बाद स्टार्ट हुआ और फेज 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है। एंड फेज 3 के जो है फंड्स जो है इस बजट में एलोकेट हो चुके हैं। सो दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, राइट? और किस साल में ई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जिस्टेंस में आई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28th of January 1950। जब जैसे ही हमने पहला रिपब्लिक बनाया 26 जनवरी को, उसी साल में जो है 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रो पावर जनरेशन, राइट? ऑब्वियसली हाइडल पावर जो है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, एंड इट आल्सो कैन एक्चुअली रिड्यूस द बर्डन ऑन रिन्यूएबल्स, क्योंकि ये कोल पे डिपेंडेंस जो है डिक्रीज करेगा, राइट? और पॉइंट इज कि ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, एंड सो दैट्स द पॉइंट कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल बढ़ते हुए नजर आ रहा है इस साल। ये आईआईटी गांधीनगर के एक प्रोफेसर ने जो है एक स्टडी कंडक्ट किया और उसके बेसिस पे वो बता रहे हैं। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हाइड्रो पावर पे क्वेश्चंस है, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया का कहाँ लोकेटेड है, और पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक इंडिया का कितना हाइड्रो पोटेंशियल जो है अभी तक यूटिलाइज हुआ है, एक्सप्लॉइट हुआ है। विच रिवर इंडिया के काफी, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन रिवर्स, तो कौन सा रिवर
जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा कौन से रिवर का है, कौन से रिवर बेसिन का है? तो इसके आंसर्स हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में ओल्डेस्ट हाइडल पावर इंडिया का बनाया था, ये 1897 में बना था। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने जो है ये हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था। और अभी तक जो है एस्टिमेट्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मुताबिक 26% ऑफ आर हाइड्रो पावर पोटेंशियल हैज बीन एक्सप्लॉइटेड सो फार। तो ये थोड़े से एस्टिमेट्स वेरी करते हैं 19% से लेके 26% तक, बट द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज सेइंग दैट 26% इज द पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेड। और इंडिया का सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन पे है। एंड अगर आपको याद है एक पिछले टॉपिक में ब्रह्मपुत्र का मेंशन आया था, बिकॉज चाइना इज आल्सो बिल्डिंग डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, सारलुंग के नाम से जाना जाता है ये। एनीवे और क्वेश्चंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एज ऑफ 31 जनवरी 2023 इंडिया का हाइडल पावर कैपेसिटी जो है कितना परसेंट है टोटल कैपेसिटी का? और टोटल कैपेसिटी का कौन सा परसेंटेज जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है? याद रखिए हमारे जो COP27 के टारगेट्स हैं, दो नेशनली डिटर्मिन्ड जो टारगेट्स हैं, वो जो है आर टू ब्रिंग द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दैट शुड बी ब्रॉट अप टू 40%, राइट? सो इंडिया उसकी स्टेटस पे है अभी। और इंडिया की यूनियन पावर मिनिस्ट्री के जो है कौन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, राइट? तो इसके आंसर्स है हाइडल पावर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 11.4%, अगेन पावर मिनिस्ट्री का डेटा है ये। और पावर मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इंडिया का जो है 42.5% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रादर इज कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज व्हिच इज रिन्यूएबल्स एंड हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर पावर, राइट? और इंडिया की यूनियन पावर मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है श्री राजकुमार सिंह, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। परवेज मुशर्रफ जो एक्स प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और आर्मी जनरल भी थे, उनकी डेथ की सूचना आई है एंड ही वाज डायग्नोस्ड विद अ रेयर कंडीशन। तो ऑब्वियसली परवेज मुशर्रफ जो है काफी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाने जाते हैं। तो व्हेन डिड ही सीज पावर, राइट? इन विच ईयर डिड ही सीज पावर? मिलिट्री कू में उन्होंने पावर सीज किया था। ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कारगिल वॉर व्हिच वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कारगिल वॉर कब लड़ाई की गई थी? और कारगिल वॉर में इंडिया का जो ऑपरेशन था, राइट, विच कल्मिनेटेड इन द विक्ट्री इवेंचुअली फॉर इंडिया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस दिन को जो है सेलिब्रेट भी करते हैं, कमेमोरेट भी करते हैं, उस दिन का, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, राइट? एंड करंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का उस टाइम पे कारगिल वॉर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आई थिंक आगे क्वेश्चन आएगा कि करंटली भी कौन है, राइट? तो इसके आंसर्स पहले देख लेते हैं। परवेज मुशर्रफ 1999 में पावर में आए थे आफ्टर अ ब्लडलेस कू। और कारगिल वॉर भी जो है 1999 में ही लड़ी गई थी, मई से लेके जून, 2 महीने के ड्यूरेशन में कारगिल वॉर जो है लड़ी गई थी। और इसमें इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन था इट वाज कॉल्ड ऑपरेशन विजय, जिसके नाम पे हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 26th of July एवरी ईयर। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे नवाज शरीफ थे और काफी क्रिटिसिज्म भी उनका हुआ था क्योंकि he came for a पीस समिट टू इंडिया और पीस टॉक्स के बाद जो है वापस गए और उसके कुछ महीनों बाद ही जो है एक कारगिल पे पाकिस्तान ने धावा मोल दिया था, राइट? सो एनीवे दोज आर सम हिस्टोरिकल हाइलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाहौर अग्रीमेंट जो कारगिल वॉर के बाद साइन हुआ था, इट वाज साइंड बाय व्हिच प्राइम मिनिस्टर? इंडिया के कौन प्राइम मिनिस्टर थे जब लाहौर अग्रीमेंट साइन हुआ था? और पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जिन्होंने पीस प्रोसेस भी स्टार्ट किया था और उसके बाद कारगिल वॉर को ओवरसी करके जिताया भी था इंडिया को। एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आरिफ अलवी, जो है 2018 में ये लोग पावर में आए थे और अभी तक उनका रूल चल रहा है। ही इज होल्डिंग ऑन टू द पोस्ट। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे शहबाज शरीफ है। 2022 से इन्होंने पावर धारण किया है। इमरान खान थे इसके पहले प्राइम मिनिस्टर। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। केरला मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स, राइट? सो द इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रांसजेंडर्स के बारे में है और केरला जो है अमेंड करने वाला है केरला मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स को टू अलाउ फॉर transgenders to also register their marriages, to register their nuptials. तो मैरिज एक्ट पे क्वेश्चन है तो काफी सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं।
इंडिया में कितने लेजिस्लेशंस हैं फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन लॉज अक्रॉस डाइवर्स कल्चर्स, और लीगली कितने हैं, मतलब, और इंडिया में लीगली परमिसिबल एज क्या है मैरिज की, कितने लॉज जो है इंटर रिलीजियस और इंटरनेशनल मैरिजेस को कवर करते हैं, इंटरनेशनल मैरिजेस को कवर करते हैं, इंडिया में अडल्ट्री किस लेजिस्लेशन के हिसाब से डिफाइन की जाती है, और अडल्ट्री को, आई मीन अडल्ट्री का पॉइंट इसलिए आया था क्योंकि 2017 में अडल्ट्री वाज struck down, adultery law was struck down as unconstitutional. Sector 497 है adultery law का, तो इसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो इसके जो 5 जज बेंच थे उसके हेड कौन थे, राइट? सो इसके आंसर्स देखते हैं। इंडिया में 2 मैरिज लॉज है, द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। और इंडिया में जो है लीगली परमिसिबल एज गर्ल्स के लिए, वुमेन फीमेल्स के लिए जो है 18 ईयर्स है, और मेल्स के लिए 21 ईयर्स है। इंडिया में इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस और इंटर नेशन मैरिजेस के लिए स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 है, और फॉरेन मैरिज एक्ट है 1969 का, जो अलाउ करता है फॉर एन इंडियन टू मैरी अ फॉरेनर। अडल्ट्री जो है इंडिया में सेक्शन 497 के तहत आता है, और इस अडल्ट्री लॉ को जो है इस पे पूरा ओनस जो है वुमेन पे दिया गया था, and which was obviously felt to be wrong, and that's why it was struck down by a constitutional bench which was headed by the then उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन्होंने 2018 में इसको जो है स्ट्राइक डाउन किया था, राइट? सो दोज आर योर आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन। ये बेसिकली जॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है जो बेसिकली G7 में अडॉप्ट हुआ था। G20 प्रेसिडेंसी जो है इंडिया ने जब धारण करी तो इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, और इसमें जो है डेवलप्ड नेशंस जो है डेवलपिंग नेशंस को एनर्जी ट्रांजिशन करने को बोल रहे हैं। कोल से जो है कंप्लीटली कोल को बंद करने को कह रहे हैं फॉर एनर्जी जनरेशन। तो इसके लिए ट्रांजिशन के लिए स्मूदन करने के लिए दे आर गिविंग लोन्स, एंड वन सच a few such instances were South Africa, and then it happened in Vietnam and Indonesia, एशिया के कुछ कंट्रीज में भी हुआ है ये। तो अगली बात जो है इंडिया की चल रही थी, तो इसके बारे में जेट पार्टनरशिप, विच मींस जॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के लिए इंडिया का नाम जो है उछाला जा रहा है। तो इस पे कुछ टॉपिक्स देखते हैं। तो ग्लासगो पैक्ट का मेंशन है। तो ग्लासगो पैक्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो था, वो 200 कंट्रीज ने ऑलमोस्ट जो है इसको साइन किया था। तो ये कौन से साल में ग्लासगो पैक्ट था, और कितने फंड्स जो है इसके अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाने वाले थे बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू मीट देयर टारगेट्स, और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बेसिकली कॉप का कौन सा सेशन था जिसपे ग्लासगो का पैक्ट साइन किया गया था, और जेट पी डील जो है सबसे पहली कौन सी नेशन के बारे में के द्वारा साइन की गई है, ये एक्चुअली आंसर्ड है, राइट? बट इसके कुछ डिटेल्स और बताता हूं मैं आपको। ग्लासगो पैक्ट जो है 200 कंट्रीज द्वारा 2021 के दिसंबर में साइन किया गया था, और उस टाइम पे उस पैक्ट में जो है $100 बिलियन कमिट किए थे डेवलप्ड नेशंस ने टू डेवलपिंग नेशंस, और ये जो है कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का पार्ट था। उसके बाद कॉप 27 हो चुका है विच हैपेंड इन शर्म एल शेख इन इजिप्ट, और अब कॉप 28 भी होने वाला है विच इज सपोज्ड टू हैपन इन दुबई, यूएई। और जेट पी का पहला डील जो है साउथ अफ्रीका में जरूर साइन हुआ था, बट इसका वैल्यू जो है $8.5 बिलियन का था। 2021 में ये साइन हुआ था। 2022 लास्ट ईयर में 2 और जेट पी डील साइन हुए हैं एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ 2022 में, और इसके डील की वैल्यूज जो है 20 बिलियन एंड 15.5 बिलियन के साइज के थे, राइट? सो दैट्स अ लिटिल मोर डिटेल। और एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस का नाम आएगा। G7 G20 की बात कर रहे हैं तो करंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कौन है, एंड कौन से शहर में कॉप 27 होल्ड किया गया था, और यूनियन मिनिस्टर जो है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो है यूनियन मिनिस्टर है कौन इंडिया के। सो करंट जो सेक्रेटरी जनरल है इज नॉट प्रोबेबली एज फेमस न्यूज में जितने जो है पुराने सेक्रेटरी जनरल्स थे, बट एंटोनियो गुटेरेस इज द करंट सेक्रेटरी जनरल। कॉप 27 जो है शर्म एल शेख इजिप्ट में नवंबर 2022 में होल्ड किया गया था। इस साल का जैसे मैंने बताया यूएई में होगा, और यूनियन पावर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज श्री आर के सिंह। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक दो चीजें और बता देता हूँ। आई थिंक इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज बता देनी चाहिए थी कि जितने भी मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, इन इन सब टॉपिक्स पे जो है, अगर आप टेस्ट फॉर्म में जीके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या इन टॉपिक्स पे और भी जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सोर्सेज, जो लिंक्स हैं, ओरिजिनल लिंक्स है जहां पे ये इनके बारे में डिटेल्स मैंने कलेक्ट किए हैं, वो अगर ओरिजिनल लिंक्स आपको चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको ये सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे हम। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही साइन अप कीजिए, आज ही लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे है। अगला टॉपिक देखते हैं, अर्थक्वेक इन सीरिया एंड टर्की। काफी भयानक सा ये अर्थक्वेक हुआ है, 7.8 मैग्नीट्यूड का। और इसके इसके तहत जो है काफी डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बॉडीज वर बीइंग सॉर्ट ऑफ डग आउट फ्रॉम द रबल, और इंडिया ने भी जो है अपना डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भेजा है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। टर्की की बात हो रही है, तो टर्की की कैपिटल कौन सी सिटी है, और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.8 जो है कौन से स्केल पे मेजर किया जाता है, और अर्थक्वेक का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज, शिफ्ट इन द अर्थ्स व्हाट। और क्योंकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, जो ये है, वो किस इवेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सेटअप किया गया था इंडिया में। और अगस्त 2020 में उड़ीसा के जो है 2 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी का टाइटल दिया गया था, रिकग्निशन दिया गया था बाई यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक का तो ये जो है कौन से स्टेट के हैं? तो इसके आंसर्स देखते हैं। टर्की का कैपिटल है अंकारा, और अर्थक्वेक जो है रिक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड मेजर होता है, और अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स। और 2001 के भुज अर्थक्वेक जो गुजरात में हुई थी, उसके बाद जो है एनडीएमए की स्थापना हुई थी। और जो उड़ीसा का स्टेट है, रेगुलरली काफी साइक्लोन सी देखते हैं, और इनफैक्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है उड़ीसा के डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स को काफी अप्रिशिएट किया था, क्योंकि जैसे ही साइक्लोन के बारे में खबर मिलती है तो इमीडिएट इवैक्यूएशन करते हैं, और मॉडल विलेजेस उन्होंने डेवलप किए हैं, और ऐसे जो उनका जो मॉडल है उसको बाकी पूरे देश में भी इम्प्लीमेंट करने के प्लान में है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है कमिटमेंट दी है। और उड़ीसा के ही 2 विलेजेस हैं जिनको सुनामी रेडी का रिकग्निशन दिया गया था। इनफैक्ट इट्स अ मॉडल दैट even the United Nations, even the UNESCO has recognized as a great model for disaster management. तो ये बाकी वर्ल्ड में भी जो है इसको मिमिक किया जाएगा, इसको इससे इंस्पिरेशन लिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पे। बेसिकली न्यूज ये है कि आईएनएस विक्रांत एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इट इज द इंडिजिनस, मतलब इंडिया में ही 70% इसका जो पार्ट्स है, इसके जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीजें चाहिए, वो 70% इंडिया के हैं, इसलिए इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विक्रांत पे, उस पे जो है टेस्टिंग हुई है ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट कैन लैंड। तो दैट इज द न्यूज। और इस पे क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत जो है इंडिया में कब कमीशन हुई थी, राइट? और इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, राइट? इफ आईएनएस विक्रांत इज द फर्स्ट इंडिजिनस वन, मे बी वी हैव अदर्स व्हिच वर नॉट मेड इन इंडिया, बट हाउ मेनी डू वी हैव? और एक और जो है आईएनएस विक्रमादित्य, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम मेंशन किया गया है, जो हमने इंडिया ने कौन से कंट्री से खरीदी है। और इंडिया जो है एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जोड़ में सॉरी बनाने के एफर्ट्स पे जुट चुका है। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया बाइंग वेपन सिस्टम्स फ्रॉम अब्रॉड, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया टाटा एयरबस डील जो काफी आजकल न्यूज में है, तो वो गुजरात के वडोदरा में जो है कौन सा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं। सितंबर 2021 में जो है आईएनएस विक्रांत जो है इंडियन नेवी में कमीशन हुई थी, व्हिच इज नाउ इट्स फुल्ली ऑपरेशनल। और इंडिया के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, विक्रांत और विक्रमादित्य। विक्रांत जो है हमने बनाया है, और विक्रमादित्य जो है हमने रशिया से परचेज किया है। काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि परचेज के टाइम पे जो $900 मिलियन का जो है आई थिंक कमिटमेंट था, बट विच सब्सिक्वेंटली मोर देन डबल्ड, तो काफी पैसा हमें देना पड़ा था। But it was the first aircraft carrier that India got into its fleet, and subsequently हमने विक्रांत ऐड किया, और अब बात हो रही है कि विक्रांत 2, आईएनएस विक्रांत 2 का भी के भी एफर्ट्स चालू हो चुके हैं। और गुजरात के वडोदरा में जो है टाटा एयरबस डील के तहत हम
C295 मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चर है वो हम करने वाले हैं इंडिया में, टाटा एयरबस का जो डील है उसके अंदर। और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL, जो जेवी है, उसने, सॉरी, TASL ने जो है कौन सी कंपनी के साथ एक जेवी किया है टू मैन्युफैक्चर F-16 ब्लैक 70। F-16 काफी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, यू नो, एरोप्लेन्स हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, काफी प्रेस्टिजियस बात है। और सिमिलरली बोइंग ने भी जो है एक, बोइंग ने एक पार्टनरशिप करी है विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, PSU जो है इंडिया का, HAL के साथ, और एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करी है टू मैन्युफैक्चर द हॉर्नेट्स और द FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स। तो ये जो है कौन सी कंपनी है, तो इसके आंसर्स देखते हैं। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने जो है लॉकहीड मार्टिन, विच इज आल्सो अ वेरी फेमस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, इसके साथ जो है लॉकहीड मार्टिन के साथ जेवी बनाया है टाटा TASL ने। और बोइंग ने जो है HAL और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स के साथ एक पार्टनरशिप किया है, जिसके अंडर वो FA-18 हॉर्नेट्स के मैन्युफैक्चर, फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, रोहित। तो मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर ये सारे डिफेंस सिस्टम्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, विच इज ग्रेट फॉर आवर नेशन। और दिस इज ऑल्सो अ वे इन विच हम एनीवे प्रोक्योर करने वाले हैं बाकी कंट्रीज से, बट मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में ज्यादातर इसके अगर कंपोनेंट्स बन जाए और नो हाउ अगर इंडिया को मिल जाए, so that is a great benefit, great boost for us. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिल्ली मेयर के इलेक्शंस हैं, ये भी न्यूज में रहे हैं कुछ दिनों से, काफी आगे पीछे हुई है इस पे। इनफैक्ट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दिया था कि जो एल्डरमैन है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो मेयर के इलेक्शंस के लिए अपने वोट नहीं डाल सकते। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, और उसके बाद दिल्ली के मेयर इलेक्शंस हुए हैं। तो मेयर की बात कर रहे हैं तो और दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सम क्वेश्चंस दैट आर ऑब्वियस वुड बी, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और मेयर जो है कौन से बॉडी को हेड करते हैं, और मेयर को इलेक्ट करने का जो मेथड है वो क्या है, और कौन सा लेजिस्लेशन है जो मेयरल इलेक्शंस को अर्बन लोकल बॉडीज को सेल्फ गवर्निंग बनाने में इंस्ट्रूमेंटल था, और इंडिया के कौन से स्टेट के रेजिडेंट्स जो है इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। ये काफी इंट्रीगिंग लास्ट क्वेश्चन है, एंड आई होप यू आर इंट्रिग्ड अबाउट द आंसर्स देखते हैं। इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सॉरी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना, और मेयर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं। और मेयरल इलेक्शंस जो है हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होती हैं। कुछ स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, विच मींस द कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट द मेयर, वोट डालते हैं, और कुछ में डायरेक्ट होते हैं, विच मींस द सिटीजंस देमसेल्व्स इलेक्ट द मेयर। तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। और ये जो मेयरल इलेक्शंस है, इनको जो पावर दी गई है अर्बन लोकल बॉडीज को सेल्फ गवर्नेंस के लिए, बेसिकली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स है इंडिया में, और फाइनली एक और अगले लेयर को पावर देने के लिए, विच वुड बी द अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत तक पावर देने वाला जो लेजिस्लेशन है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। तो इसके तहत जो है लोकल बॉडीज को पावर दी गई थी। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग बिट ऑफ ट्रिविया। एंड फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ यू आस्क मी, सिक्किम इज द स्टेट ऑफ इंडिया, जो जब इंडिया के साथ एक्सेशन हुआ था इसका, तो एक इन्होंने अग्रीमेंट करा था विद इंडिया दैट we will not, our citizens will not pay, citizens of Sikkim will not pay any income tax, and that situation currently exists even right now, right? So it's a interesting question. अगला टॉपिक जो है इंडिया और रशिया का जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसके बारे में। बायलैटरल, ऑब्वियसली इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदता है, काफी सारे इंपोर्ट्स करता है, और ऑयल के पेमेंट्स जो, आई थिंक बाय रफ एस्टिमेट्स, इंडिया इज ऑलरेडी इंपोर्टिंग ऑलमोस्ट 20% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया, विच इज क्वाइट सब्सटैंशियल। तो इसका जो पेमेंट है उसके बारे में ये पैसेज है, उसके बारे में इनफैक्ट क्वेश्चंस भी हैं, कि भाई रशिया को जो है ब्लॉक किया गया, रशियन बैंक्स को कौन से ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में, विच कनेक्ट, विच अलाउ फॉर पेमेंट्स टू गो फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। तो ये कौन सा पेमेंट सिस्टम है, और कौन सा बैंक है जो इस सिस्टम को ओवरसी करता है, और कौन से कंट्रीज हैं जो पहले बैन हो चुके हैं। अभी रशिया को बैन किया गया, जिससे पहले कौन से कंट्री था जो बैन हुआ था 2012 में, और किस टाइप के अकाउंट्स हैं जो एक बैंक
दूसरे बैंक के बिहाफ पे होल्ड करते हैं, एंड दे ऑल्सो आर अ मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो ये कौन से अकाउंट के टाइप्स हैं, राइट? सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इन द न्यूज काइंड ऑफ आइटम्स. SWIFT is the payment method, which is the short form for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Basically, ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, मच लाइक SMS या व्हाट्सएप, जिसमें कि बैंक जो है पेमेंट करने से पहले एक कोड एंटर करती है रिसीवर बैंक का, और फिर एक उनके साथ मैसेजिंग करते हैं, विच आर सिक्योर मैसेजिंग, जिससे कि दूसरे बैंक को पता चलता है कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है पेई बैंक ने ही रेज किया है, राइट? सो दैट्स कॉल्ड स्विफ्ट. और इस पे रशिया को भी बैन किया गया इस 2012 में. इससे पहले ईरान को बैन किया गया था आफ्टर द यूएस इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन द कंट्री ऑफ ईरान. और स्विफ्ट को जो है 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था by the Bank of Belgium, and National Bank of Belgium is still the bank that oversees the SWIFT. और वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं जो ऑल्टरनेटिव हैं टू द स्विफ्ट. वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, एक बैंक जो है दूसरे बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट होल्ड कर सकता है, which allows them to correspondent banking का नाम है इसको दिया गया, बट वही है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एनेबल करता है वॉस्ट्रो अकाउंट. इसी पे और भी क्वेश्चंस हैं कि इस इनफैक्ट रशिया को जो है रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर सिस्टम अपना ही बनाया है. उसका नाम क्या है? और चाइना के पास भी अपना एक पेमेंट सिस्टम है. What is that called? And that China payment systems obviously happen in their local currency, which is the yuan. तो इन दोनों पेमेंट सिस्टम्स के नाम क्या है? SPFS is the system developed by the Russians. It's called the System for Transfer of Financial Messages. और चाइना का जो पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम है, that's called the CIPS, और China's Cross Border Interbank Payment System, CIPS, Interbank Payment Systems of China. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जो है काफी there's a lot of action happening around reservations. एक कमिटी बिठा रखी है फॉर ओबीसी के ब्रेकअप करने के लिए और उसको तोड़ने के लिए, ओबीसी वाला जो कोटा है. बट दलित स्टेटस पे भी एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट की गई है, एंड इस पैनल को जो है 2 साल का टाइम दिया गया है. और काफी कंट्रोवर्शियल बात हुई थी, इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी बात होती है कि भाई अभी तक इनको जो है फैसिलिटी भी नहीं दी गई है for them to constitute and meet and discuss. And then the government has come back and said no, funds have been allocated and whatnot. तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई which article, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो स्पेसिफिकेशन ऑफ रेसेस, ट्राइब्स एंड अदर ग्रुप्स, बेसिकली रिजर्वेशन के लिए जो चीजें हैं वो जो है कौन सा स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अलाउ करता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए. और इस आर्टिकल के अंडर किसके पास पावर है टू नोटिफाई न्यूअर रेसेस और ट्राइब्स अंडर एससी एंड गिव देम एससी स्टेटस. और फिर एक पैसेज में भी मेंशन्ड है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी आज अभी बनाई गई है और उसको 2 साल का टाइम दिया गया है. तो ये जो है कौन से सीजीआई जो है हेड करते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हेड करते हैं इस कमिटी को, वो कौन है? और यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल पावर एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के? और यूपीए 1 में, इनफैक्ट पास्ट टेंस में जा रहे हैं, यूपीए 1 की एक पैनल थी, एक पैनल बनाई गई थी टू स्टडी एंड रिकमेंड द डीलिंकिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट फ्रॉम रिलीजन. बेसिकली ये स्टडी करना था कि भाई शेड्यूल कास्ट को रिलीजन से दूर रखा जाए क्या. और ये पैनल को जो है यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था. तो इस पैनल का नाम क्या है? एंड फाइनली ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जिसके तहत शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जो है केवल हिंदूज, मुस्लिम्स और हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिखिज्म वाले रिलीजन्स को दिया जाता है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, राइट? तो एक एक करके आंसर करते हैं. आर्टिकल 341 है जो प्रेसिडेंट को देता है राइट्स टू अलाउ रेस, रिलीजन एंड ट्राइब, कास्ट एक्सेट्रा जिनको एससी स्टेटस के अंडर इंक्लूड किया जाए. ऐसे कौन से ट्राइब्स होंगे, ऐसे कौन से रेसेस होंगे, इसकी पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है. केजी बालाकृष्णन है जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनको ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी में बिठाया गया है, उनका हेड बनाया गया है. और करंट जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है श्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार. और रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, मिश्रा कमीशन या रंगनाथ मिश्रा कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो यूपीए 1 गवर्नमेंट में बनाई गई थी और जिसने रेकमेंड किया था कि भाई
रिलीजन को और सुप्रीम और शेड्यूल कास्ट को जो है डीलिंक किया जाए, रिलीजन की बात ना डाली जाए, केवल हिंदूज और बुद्धिस्ट और और सिखों को क्यों दिया जाए, ऐसा क्या है, राइट? सो दैट वाज समथिंग दैट, इसके रिकमेंडेशंस भी थे कि भाई इस वाले एस्पेक्ट को हटा दिया जाए, बट कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। और ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950 ऑन शेड्यूल कास्ट्स, और इसके तहत ही जो है पर्सन्स अंडर प्रोफेसिंग द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म, इनको ही जो है शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्डिक कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडिया में आए हैं, ट्रेड विजिट किया है उन्होंने। इससे पहले इंडिया ने भी जो है इन नॉर्डिक कंट्रीज में जाकर के प्राइम मिनिस्टर ने जो है विजिट करके एक कमिटमेंट साइन किया था। तो इस पे टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज का मेंशन है, तो ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से कहलाते हैं? सिमिलर उस रीजन के में एक और टर्म पॉपुलर है कॉल्ड स्कैंडिनेविया। तो ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज में क्या डिफरेंस है? which ones are counted as Scandinavian? इंडिया नॉर्डिक समिट, जैसे मैंने बुलाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, नरेंद्र मोदी जी जो है। तो ये समिट में 2022 में कहाँ होल्ड की गई थी, जिसमें सारे नॉर्डिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स में अटेंड किया था। और एक मुंबई में इनफैक्ट 10 फरवरी को जो है नया कॉन्सुलेट जनरल बनाया जा रहा है मुंबई के शहर में। ये कौन से कंट्री का है? और कौन सा कंट्री है नॉर्डिक कंट्रीज में, ऐसे कौन सी कंट्री है जिसका एक बहुत पॉपुलर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, राइट? और वो कौन सी देश का है, उसका नाम क्या है? तो नॉर्डिक कंट्रीज का जो मेंशन है वो कंट्रीज इंक्लूड करते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। और एसोसिएटेड कुछ इनके जो रीजन्स हैं, दीज आर ग्रीनलैंड एंड ओलैंड एंड फारो आइलैंड्स। फारो आइलैंड्स जो है आइसलैंड के ही टेरिटरी में अकाउंट होते हैं, राइट? एनीवे, नॉर्डिक कंट्रीज तो अगर ये 5 और एसोसिएटेड रीजन्स हैं, तो स्कैंडिनेविया इज अ स्मॉलर सॉर्ट ऑफ यूनिट which is composed of Norway, Sweden and Denmark. बेसिकली नॉर्समन, नॉर्स जो सिविलाइजेशन थी उनके जो जहां पे उनका सिविलाइजेशन पला बड़ा था, उस रीजन को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। दैट्स इन दीज 3 कंट्रीज। और इंडिया नॉर्डिक समिट जो है कोपेनहेगन में मई 2022 में किया गया था। काफी सारे डील्स भी वहां पे, अग्रीमेंट्स भी वहां पे साइन हुए हैं, इनफैक्ट अग्री हुए हैं। और Finland is the country which has opened a new consulate general in the state of Mumbai, in the city of Mumbai, in February 2023. Or finally, Nokia is a Finnish company based out of Finland, which is a very, very popular mobile phone manufacturer, right? Next topic, the SSLV T2. Basically, this is a small satellite launch vehicle. इंडिया के लिए जो है छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल जो इंडिया ने डेवलप किया है, उसका सेकंड राउंड ऑफ टेस्टिंग हो रहा है। D2 इज व्हाट स्टैंड्स फॉर दैट। और ये जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है टेस्ट लॉन्च किया गया है इस मिशन को। तो इस मिशन में इनफैक्ट मेंशन भी है कि 3 सैटेलाइट्स को भेजा जा रहा है। दीज आर द इसरो के ही जो है EOS 7 को, और दिस इज द बिगेस्ट हेवीएस्ट सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट। और 2 छोटे सैटेलाइट्स हैं, यूएस के एक फर्म है, और इंडिया का, चेन्नई का जो एक स्टार्टअप है कॉल्ड स्पेस किड्स का। स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स, और इसकी आजादी सैट 2 जो है ऑर्बिट में भेजी जा रही है। तो आजादी सैट इंट्रीगिंग है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आजादी सैट? और इसकी स्पेशल बात ये भी है कि इसमें 750 बच्चों ने जो है अक्रॉस इंडिया इसमें कोड राइट किया है पेलोड का, और टेक ऑफ के लिए, फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू स्पेस। उसकी जो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है दैट वाज रिटन बाय दी स्टूडेंट्स। तो इसकी डिटेल्स कुछ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट जो है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में के द्वारा बिल्ड किया गया था बाय इसरो। तो अगर स्टूडेंट्स ने 2023 में अगर किया है, तो इससे पहले भी हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं इनफैक्ट, बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम एंड व्हिच यूनिवर्सिटी वाज इट? इंडिया में करंटली जो है कितने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं? SSLV इज द न्यूएस्ट वन, व्हिच अदर वंस करंटली एग्जिस्ट? और इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इसरो ने लॉन्च किया था 1980s में।
which allows the country to satisfy its telecommunication needs, its broadcasting needs, its meteorological needs, which means weather, और finally रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए जो है ये सैटेलाइट्स यूज होते हैं। तो इस सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर्स देखेंगे इसके। इन द आजादी सैट के बारे में स्पेशल बात है, इट इज द फर्स्ट STEM project in the world which is completely staffed with girls. In fact, all of these girls are picked from various government schools across India. And पहला जो सैटेलाइट एक यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया था, which was the अन्ना यूनिवर्सिटी सैटेलाइट called अनुसैट in 2009, राइट, 2009 में बनाया गया था ये। और इंडिया के पास करंटली 3 और सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम्स हैं, लॉन्च व्हीकल्स हैं, which are called the Polar Satellite Launch Vehicle, the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, and LVM-3, which is the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, MK3, और INSAT और इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और INSAT के काफी सारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो इंडिया को टेलीकम्युनिकेशन, मीटियोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग और रिसर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए हम इन पे रिलाई करते हैं। INSAT, राइट, काफी पुराना, इनफैक्ट काफी ओल्ड और हिस्टोरिकल और सिस्टम है ये। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। रशियन ऑयल पे सैंक्शंस करने की बात हो रही थी, तो अभी मैंने कुछ देर पहले पेमेंट्स के बारे में बात करी थी, बट क्यों इंडिया पे सैंक्शंस रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे, ये डर रहता है हमेशा। इनफैक्ट अमेरिकन ने, यूएस ने जो है काफी स्टर्नली वार्न किया था इंडिया को, और स्टेटमेंट्स डाले थे कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इंडिया स्टिल वेंट अहेड, इंडिया स्टिल इंपोर्टिंग इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया। और काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है, जयशंकर जी जो है, उन्होंने भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पास आउट किए इन द मीडिया। तो इन पे क्वेश्चंस देखते हैं कि एक प्राइस कैप करने का, इनफैक्ट इस पैसेज में भी यही मेंशन है कि यूएस इसलिए इंडिया पे सैंक्शंस नहीं डाल रहा है क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है, दैट इज बिलो द मिनिमम प्राइस सेट बाय द प्राइस कोलिशन, द प्राइस कैप कोलिशन। तो ये प्राइस कैप कोलिशन जो है, ईयू ने अभी इनफैक्ट रिसेंटली ही जो है ईयू ने वो प्राइस कैप पास किया है फॉर ऑल ऑफ इट्स नेशंस। तो ये प्राइस कैप कोलिशन जो है ईयू, G7 और किस देश के द्वारा, कौन सा देश है जो इसका मेंबर है, और इसका यूरोप में रिसेंटली जो है प्राइस कैप अग्री करके इंप्लीमेंट किया है। देयर वाज वन कंट्री व्हिच वाज इनिशियली रेजिस्टिंग इट, तो ये कौन सा देश था? और रोटेटिंग ईयू का जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करता है, तो करंटली ईयू का प्रेसिडेंसी कौन से नेशन के पास है? और रशिया ने, G7 का मेंशन है, तो एक टाइम पे रशिया ने जो है G7 ज्वाइन किया था, और G7 ऑब्वियसली जो है expanded and became the G8. तो you should know which nations come under G7. Click on the link पे जो है G7 के कंट्रीज के बारे में, और ये सारे टॉपिक्स पे जो काफी और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका डिटेल आपको साइन अप करने पे मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। सो दैट इज दैट। इसके आंसर्स देखते हैं। ईयू और G7 नेशंस के अलावा प्राइस कैप कोलिशन में ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड है, और प्राइस नेगोशिएशन, प्राइस कैप लागू करने के लिए जो है पोलैंड ने काफी स्ट्रांगली रेजिस्ट किया था, बट मान गए, एंड दैट इज व्हाई इट वाज पास्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। और चेक रिपब्लिक के पास अभी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, आई थिंक इससे पहले जर्मनी के पास थी। और रशिया ने जो है 1998 में G8 ज्वाइन किया था, G8 कॉन्स्टिट्यूट करने में रशिया का वो था। और रशियन ऑयल, इसी टॉपिक पे जो है, कौन सा इवेंट था जिससे कि रशिया जो 1998 में G8 बनाया गया था, रशिया ज्वाइन किया था, तो रशिया को इससे बाहर भी निकाला गया। तो ये कब और किस इवेंट की वजह से निकाला गया G8 से? और रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करने वाला ऐसा एक अंडरग्राउंड ऑफशोर नेचुरल गैस, अंडरग्राउंड नहीं, अंडर वाटर नेचुरल गैस पाइप सिस्टम है। इस सिस्टम का नाम क्या है, इस नेटवर्क का नाम क्या है, जो रिसेंटली सैबोटाज भी किया गया, और काफी इस पे भी न्यूज काफी पड़ी गई है। पहले रशिया को एक्यूज किया गया था, बट नाउ सीमिंगली रशिया नहीं है, इट कुड बी अदर नेशंस, मे बी यूरोपियन नेशंस व्हिच हैव डन द डर्टी वर्क। एनीवे, इस पे जरूर पढ़िएगा न्यूज इन द लिंक्स दैट आई प्रोवाइड। बट अभी के लिए आपको जानना जरूरी है कि 2014 में जो है, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, अपने कंट्री में जोड़ लिया था, और इनफैक्ट एनेक्सेशन के टाइम पे एक रेफरेंडम करवाया था व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस टाइम पे रशिया को जो है G8 से बाहर निकाला गया। और
नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 2 दो पाइपलाइंस हैं, दो पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, जो करंटली रिसेंटली सैबोटाज हुए थे और ये जो है रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करते हैं विद नेचुरल गैस एंड आई थिंक पावर नीड्स जो है यूरोप के काफी ये प्रोवाइड केटर टू करता था। नेक्स्ट टॉपिक इज द हैदराबाद ईप्री, बेसिकली फॉर्मूला ई का एक चैंपियनशिप जो है इंडिया में आ रहा है 2023 में, ये पहली बार इंडिया में होगा। इनॉग्रल ग्रांड प्री हैदराबाद में होने वाला है। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज अबाउट फॉर्मूला रेसिंग। तो वेयर वाज इंडियाज लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट इंडिया में FIA का 2013 में होल्ड किया गया था। ये कौन से लोकेशन पे होल्ड किया गया था? और फॉर्मूला ई जो है कौन से कार्स इसमें फीचर करते हैं, और इंडियन टीम फॉर्मूला ई में जो है जो कंपीट करती आ रही है मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन, ये कौन सी टीम है, इस टीम का नाम क्या है? और इस टीम में जुड़े वाले एक जो ड्राइवर थे, इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू हैव कंपीटेड इन द FIA F3 फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, और in fact he is also the second Indian to have been a Formula 1 driver। तो इंडिया के पहले Formula 1 ड्राइवर थे कौन, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं। इंडिया का जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा का जो है, वहां पे Formula 1 के कुछ रेसेस किए गए थे, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम इट हैपेंड इन 2013। और फॉर्मूला ई जो है ऑल इलेक्ट्रिक पावर्ड सिंगल सीटर कार्स की एक रेस है। और इस फॉर्मूला ई रेस में चैंपियनशिप में जो है महिंद्रा रेसिंग टीम है, जो पहले साल से अभी तक कंपीट करती आ रही है। इनफैक्ट इस साल उन्हें पहले कुछ रेसेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया, पोडियम फिनिश भी मिला है, विच इज क्वाइट प्रॉमिसिंग फॉर द इंडियन टीम। और द ओनली ड्राइवर टू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फॉर्मूला ई वाज करुण चंदोक, जो इंडिया के सेकंड फॉर्मूला 1 ड्राइवर भी थे आफ्टर नारायण कार्तिकेयन, राइट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू compete इन द फॉर्मूला 1। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, काउहग डे। काफी हिलेरियस टॉपिक है इस पे। काउहग डे जो है वैलेंटाइंस डे February 14th को मनाया जाना चाहिए, काउस को हग करना चाहिए, और ये डे ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ये नोटिफिकेशन आया था, एंड देन सडनली इट वाज सॉर्ट ऑफ विथड्रॉन बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, which basically then rescinded its appeal। तो इस पे क्वेश्चंस कुछ हैं कि ये जो एनिमल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज का जो मिनिस्ट्री है, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? और वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? सिमिलरली इंडिया में जो है इंटरनेशनल टाइगर डे काफी मान्यता रखती है, ये कब सेलिब्रेट करती है? और बुल्स के क्रुएल्टी टुवर्ड्स बुल्स के नाम पे एक केस काफी फेमस सेंसेशनल हुआ था 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था, ये कौन सा स्पोर्ट था? और इस स्पोर्ट के फर्दर जो हियरिंग्स हुए हैं, उसके बाद कुछ रेगुलेशन भी पास किया गया था विच अलाउड फॉर द स्पोर्ट टू बी हेल्ड। इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट रिजर्व किया है, बट इसको जो है प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए अगर या नहीं देनी चाहिए, ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है फॉर दिस स्पोर्ट? तो आंसर्स देखते हैं। श्री पुरुषोत्तम रूपाला है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के यूनियन मिनिस्टर है। और वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है अक्टूबर 4 को हर साल मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जल्लीकट्टू का स्पोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, और उसके बाद नया लेजिस्लेशन पास हुआ तमिलनाडु, और उसके बाद जल्लीकट्टू उसके बाद कंडक्ट भी हो रहा है काफी टाइम से। इनफैक्ट टिल द सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट ऑफ कम्स आउट विद इट्स जजमेंट इंटरिम पीरियड के लिए द स्पोर्ट कैन बी कंडक्टेड, यही रूलिंग थी। और ये जो है आर्टिकल 29(1) के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन इसको दी जा रही है, विच इज अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो कल्चरल एक्टिविटी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू द कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ पीपल, और इसके बेसिस पे जो है इस स्पोर्ट को अलाउ किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में है, जो अभी जो है गुलमर्ग कश्मीर में लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया था। और उम्मीद है कि इससे हमारे काफी एथलीट्स जो है विंटर ओलंपिक्स में भी जो है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और तो इस पे क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया के कौन है? इनफैक्ट इस
खेलो इंडिया विंटर गेम्स को भी उन्होंने इनॉर्गरेट किया था। और लास्ट जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे चाइना में, बीजिंग में 2022 में, उसमें इंडिया के एक स्कीयर थे जो लोन पार्टिसिपेंट थे, तो वो काम थे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थर्ड एडिशन अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 2021 में। तो ये कौन से स्टेट में, कौन से लोकेशन पे हुआ था? अगला विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, अगला समर ओलंपिक्स कहाँ होगा, राइट? कब और कहाँ होल्ड किया जाएगा, राइट? तो इसके आंसर्स हैं श्री अनुराग ठाकुर हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है इंडिया के। श्री आरिफ खान हैं जो कश्मीर के एक स्कीयर हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स 2022 इन बीजिंग पार्टिसिपेट किया था। पंचकुला हरियाणा में जो है 2021 के खेलो इंडिया गेम्स एंड यूथ गेम्स जो है 2021 में होल्ड किए गए थे। और अगला जो ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन 2026 इन इटली एंड समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन पेरिस फ्रांस इन 2024. Right. Next question, next topic is on health insurance loans which are being provided to the tune of about 13,000 crores. इसमें जो लोन्स हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए हमारे देश में, और ये इसके सोर्सेस तीन हैं: द एशियन डेवलपमेंट बैंक, द जीका और द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड द IMF, सॉरी एंड द वर्ल्ड बैंक। तो इन तीनों के टोटल जो है, इन तीनों से एक लोन हमें इंडिया ने लिया है टू डेवलप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेशन, राइट? तो ऑब्वियसली इन तीनों के अराउंड भी क्वेश्चंस बनती हैं, राइट? कौन सा मिशन है जो यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल हेल्थ केयर, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर देता है, टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स, अफोर्डेबल भी रहे और रिस्पॉन्सिव भी रहे? ये कौन सा मिशन है इंडिया का? थोड़ा सा हिंट उसी में आ जाता है नाम में ही। हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? पीएम अभीम जो इस पैसेज में भी मेंशन्ड है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये जो है कब लॉन्च किया गया था? और इंडिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या है जो पीएम आयुष्मान भारत के तहत के 4 पिलर्स है, उसका एक पिलर जो है इनफैक्ट पीएम अभीम भी है, और उसका एक और पिलर जो है लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसका नाम क्या है, राइट? तो इसके आंसर्स देखेंगे हम। नेशनल हेल्थ मिशन है जो which seeks to provide affordable and quality responsive healthcare to people and their needs, और डॉक्टर मनसुख मांडविया है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। और पीएम अभीम जो है 2021 में अक्टूबर 2021 में जो है पीएम अभीम लॉन्च किया गया था, इनफैक्ट रीनेम किया गया था फ्रॉम अनदर स्कीम। और इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो है पीएम जय और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये जो है पीएम जय 4 पिलर्स का एक पिलर है, और दैट पीएम सॉरी आयुष्मान भारत के 4 पिलर्स का एक पिलर जो है ये है स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। बेसिकली द न्यूज कंटिन्यूज इसी टॉपिक पे कि आयुष्मान भारत जो है ये कौन से पीरियोडिकल पब्लिशिंग, एक कौन सा पीरियोडिकल पब्लिश होता है जो नेशन के हेल्थ को सर्वे करता है, तो उसके बेसिस पे है ये। कौन सा, इसका नाम बताइए और ये कब जो है कंडक्ट किया गया था आखिरी, ये बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? और कितने कंट्रीज जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर कंट्रीज हैं? तो आंसर इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आखिरी बार कंडक्ट किया गया था, 3 बार इससे पहले हो चुका है, ईयर 1983, 2002 एंड 2017 में हो चुका है। और इसके तहत ही जो है आयुष्मान भारत रेकमेंड हुआ था, which has now been executed. The Asian Development Bank was constituted in 1966. India was one of the founding members of the Asian Development Bank. There are currently 68 member countries, and इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपींस मनीला में है, राइट? तो ये थोड़ा ट्रिविया है, और भी काफी सारे डिटेल्स है जो आप जान सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको ये टेस्ट फॉर्म में बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप, और एक्स्ट्रा अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और आप अपने क्वेश्चंस कंपाइल करना चाहते हैं, डेटा कंपाइल करना चाहते हैं, तो लिंक्स भी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट। और एक बात और, हमारे मॉक्स का भी आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट पहला मॉक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ऑल इफ यू जस्ट डाउनलोड, इफ यू जस्ट एक्सेस, यू नो, you'll be able to access if you just sign up for it। और इस पॉइंट पे बात बता दूं कि हमारे मॉक्स जो है बिल्कुल वेल रिसर्च्ड,
हाई क्वालिटी के मॉक्स हैं, मार्केट में एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ बेस्ट मॉक्स हैं। आपको चैलेंज करेंगे, आपको क्लैक का पैटर्न देंगे, बट छोटे मोटे वेरिएशंस भी हैं विच यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट इन एन एग्जाम लाइक क्लैक। तो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार करेगी। और उसके बाद मॉक लेने के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे, और हमारे मेंटर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दैट विल रियली गो इन अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू अचीव योर ड्रीम रैंक एंड गेटिंग इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, राइट। तो जरूर क्लिक कीजिए लिंक में। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो अगर ये सेशन पसंद आया तो थम्स अप जरूर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए। एंड I wish you all the very best, guys.